नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात महंगाई की। मरकज़ी हुकूमत ने आज रिटेल इन्फ्लेशन के रेट्स जो कि अगस्त के हैं उसके आंकड़े जारी कर दिए हैं। अगस्त में रिटेल महंगाई 5.3% रही, जो कि जुलाई में 5.59% पर थी। ये पिछले 4 महीने में सबसे कम है। एक साल पहले अगस्त 2020 में रिटेल इन्फ्लेशन 6.69% था। रिजर्व बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर में महंगाई की जो शरह है वो 5.7% रहने का अंदाज़ा लगाया है। जानकारों के मुताबिक क्रूड ऑयल की मांग कमज़ोर रहने और खाने पीने के सामान के दाम काबू में रहने से महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगस्त 2021 में दही इलाकों में इन्फ्लेशन रेट 5.28% रहा, जो कि शहरी इलाकों में 5.32% के मुकाबले कम है। खाने पीने के सामान की महंगाई की बात करें तो अगस्त 2021 में ये 3.11% रही, जो कि अगस्त 2020 में 9.0% थी। अगस्त 2021 में दही इलाकों में खाने पीने के सामान का इन्फ्लेशन रेट 3.8% रहा, जबकि शहरी इलाकों में ये 3.28% रहा। महंगाई आगे भी काबू में रहे, इसके लिए मानसून सीज़न में अच्छी बारिश होना ज़रूरी है। हालांकि इस मोर्चे पर अब तक खास अच्छे इशारे नहीं मिले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अंदाज़ा है कि महंगाई दूसरी तिमाही तक ही कम हो सकती है, जबकि खरीफ फसल की कटाई का सीज़न आएगा। अगस्त के ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से दूसरे अहम इमर्जिंग मार्केट्स के बीच हिंदुस्तान की हालत बेहतर है। तुर्की में 19.25%, ब्राज़ील में 9.68%, रशिया में 6.68%, फिलीपींस में 4.9% और इंडोनेशिया में 1.59% में जुलाई के मुकाबले महंगाई बढ़ी है, जबकि दूसरे कई इलाकों के मुकाबले यहाँ का रुझान काफ़ी बेहतर है। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने इस ताल्लुक से हलफनामा दाखिल करने से साफ इनकार कर दिया है। उनके इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सख्त नाराज़ हो गए। इस जवाब को सुनने के बाद चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने इससे पहले हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 मरतबा वक्त मांगा और अब हलफनामा दाखिल करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत जानना चाहती है कि आखिर हुकूमत इस मामले पर क्या कर रही है। वाज़ेह है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया कि हुकूमत इस मामले में कोई हलफनामा दाखिल नहीं कर रही है, बल्कि इस मामले में जांच के लिए एक पैनल तश्कील दे रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में हलफनामा दाखिल नहीं किया जा सकता। हुकूमत के जवाब पर चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि अदालत जानना चाहती है कि हुकूमत इस मामले में क्या कर रही है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जासूसी के लिए किसी खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ या नहीं, ये पब्लिक डोमेन का मामला नहीं है। इस मामले में एक आज़ादाना जांच करवाई जा सकती है और इस जांच को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने इस दलील पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत बार बार उसी बात पर वापस जा रही है, जबकि हम जानना चाहते हैं कि हुकूमत इस मामले में क्या कर रही है। अदालत ने पब्लिक डोमेन वाली दलील पर कहा कि वह कौमी मफाद के मामले पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि अदालत के महदूद फ़िक्र अवाम के बारे में है। ज़बरदस्त सियासी हलचल के दरमियान बीजेपी रुकन असम्बली भूपेंद्र पटेल ने आज राजभवन में गुजरात के नए वज़ीर आला की शक्ल में हलफ ले लिया। बीजेपी असम्बली इलेक्शन से तकरीबन 15 महीने कबल विजय रूपानी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को वज़ीर आला बनाया गया और देखने वाली बात यह होगी कि वो इन 15 महीनों में किस तरह काम करते हैं। 59 साल के भूपेंद्र पटेल को 12 सितंबर को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के 17वें वज़ीर आला हैं। गुजरात की 182 रुकनी असम्बली के लिए इंतखाबात आइंदा साल दिसंबर में होने हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। तकरीब में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी, नायब वज़ीर आला नितिन पटेल समेत बीजेपी के तमाम कायदीन शामिल हुए। मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा के वज़राए आला ने भी इस हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि भूपेंद्र पटेल इससे कबल रियासती हुकूमत में भी वज़ीर नहीं रहे। यही वजह है कि वज़ीर आला के तौर पर उनका नाम सामने आने के बाद सभी हैरान रह गए। दिलचस्प बात यह भी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी जब 20 साल पहले गुजरात के वज़ीर आला बने थे, उससे कबल वो कभी वज़ीर नहीं रहे थे। नरेंद्र मोदी को 7 अक्टूबर 2001 को वज़ीर आला की शक्ल में हलफ दिलाया गया था और वो राजकोट असम्बली सीट पर होने वाले ज़मनी इंतखाब में जीतकर 24 फरवरी 2002 को रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे।
बहरहाल भूपेंद्र पटेल 2017 के असेंबली इंतखाबात में रियासत के घाटलोडिया सीट से पहली बार इंतखाब लड़े थे और जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था, जो इस इंतखाब में जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले पटेल साबिक वज़ीर आला और अब उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाते हैं। आनंदीबेन इसी सीट से इलेक्शन 2012 में जीती थी। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के कायदाથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું गुजरात। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने 5 साल से गुजरात के वजीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले विजय रूपानी को अचानक हटाने पर भारतीय जनता पार्टी पर तंज किया। बीजेपी सिर्फ अपने नाकाम वज़राए आला को तब्दील करने में मसरूफ़ है और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में ऐसे वज़राए आला की फहरिस्त तवील है। चिदम्बरम ने गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे से विजय रूपानी को हटाने और उनकी जगह पर पहली बार एमएलए बने भूपेंद्र पटेल को वज़ीर आला बनाए जाने पर ट्वीट किया, बीजेपी अपने नाकाम वज़राए आला को हटाने में मसरूफ़ है। बीजेपी को कब एहसास हुआ कि वज़ीर आला ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि काम अच्छा ना करने के सबब बीजेपी कई रियासतों के वज़ीर आला को तब्दील कर चुकी है और कई दूसरी रियासतें हैं जहां नाकाम वज़ीर आला है और उन्हें तब्दील करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुताल्लिक़ा रियासत के लोग जानते थे कि BS येदियुरप्पा, दुरावत और रूपानी कई महीनों से ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे। मुतअद्दिद दीगर रियासतों में वज़ीर आला हैं जिन्हें तब्दील किया जाना चाहिए। फहरिस्त तवील है जिसमें हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा वगैरह शामिल है। इतवार को गुजरात में विजय रूपानी ने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और उनकी जगह भूपेंद्र पटेल को वज़ीर आला बनाया गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इतवार के रोज़ कुशीनगर में दिए गए एक बयान से सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बयान के सामने आने के बाद से अपोजिशन कायदीन ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जुबानी जंग तेज कर दी है। योगी के इस मुतनाज़िया बयान पर कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान गौरव वल्लभ ने पलटवार किया। गौरव वल्लभ ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही अच्छे और घटिया जहनीत के शख्स हैं। ये इसकी वैल्यूएशन है शेयर मार्केट में 2020-21 में जो डाटा आया उसके हिसाब से। अब सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो अपनी 54.8% जो हिस्सा है कॉनकर का, उसमें से 30.8% हिस्सा एक प्राइवेट पार्टी को डिसइन्वेस्ट करेगी और इसको इस कंपनी का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल दे दिया जाएगा। ये सरकार ने निर्णय लिया। अब निर्णय लेने के बाद सुनिए, ये कंपनी कहाँ ऑपरेट करती है? हजारों एकड़ की जमीन इस कंपनी के पास कहाँ पर है? रेलवे साइड के आसपास। देश के 60 इनलैंड कंटेनर डिपो में से 24 इनलैंड कंटेनर डिपो किसके हैं? भारतीय रेल की जमीन पर। और भारतीय रेल 2020 से लीज लेती है 6% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर ईयर लीज लेती है इनसे। अब क्या प्रपोजल आ रहा है? क्या सरकार सोच रही है कि इस लीज को 6% को 2 से 3% कर दिया जाए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भारत सरकार का प्रपोजल है, जो उनकी सोच है। और ये सोच कह रही है कि पहले लीज होती थी 5 वर्ष की, अब लीज दे दी जाए 35 साल की। आप समझिए, आप पूरा, अभी इस कंपनी में और भी कई लोग आने वाले हैं और कौन कौन आने वाले हैं आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। 35 साल की लीज 2 से 6% की लीज को 2 से 3% पे कर दिया गया। मैं आपके सामने ये रेलवे बोर्ड का लेटर भी लेके आया हूं, जिसमें लिखा गया है कि 1/4/2020 से ये कंपनी पर 6% लीज रहेगा।
ये मैं आपको एनेक्शन में रेलवे बोर्ड का लेटर देने वाला हूं। और अब सोच ये हो रही है कि ये 6% जो लीज ली जाती थी उसको 2 से 3% कर दिया जाए, और जो लीज पीरियड 5 वर्ष था उसको 35। ये राजस्थान असेंबली में एक सेमिनार से खिताब करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अपनी पार्टी बीजेपी समेत सभी कायदीन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मसला सबके साथ एक ही है, हर कोई दुखी है। एमएलए इसलिए दुखी हैं कि वो वजीर नहीं बन सके, वजीर बन गए तो इसलिए दुखी हैं कि अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और जिन वज़रा को अच्छा पोर्टफोलियो मिल गए वो इसलिए दुखी हैं कि चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। चीफ मिनिस्टर इसलिए दुखी है कि पता नहीं कब तक ओहदे पर रहेंगे। गडकरी पीर के रोज़ असेंबली में पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड पीपल्स एक्सपेक्टेशन पर सेमिनार को खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जाने माने कॉमेडियन शरद जोशी ने लिखा कि जो रियासतों में काम के नहीं थे उन्हें दिल्ली भेज दिया गया, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उन्हें गवर्नर बना दिया गया, और जो वहाँ भी काम के नहीं थे उन्हें एम्बेसडर बना दिया। बीजेपी सदर रहे थे, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो दुखी ना हो। गडकरी ने कहा कि उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप मज़े में कैसे रह लेते हैं। मैंने कहा कि मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं करता, जो मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं करते वो खुश रहते हैं। वनडे क्रिकेट की तरह खेलते रहो। मैंने सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर से छक्के लगाने का राज पूछा तो बोले कि ये एक स्किल है, इसी तरह सियासत भी एक स्किल है। गडकरी ने कहा कि अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन को वाटरगेट स्कैंडल के बाद ओहदा छोड़ना पड़ा था। सदारती ओहदे से हटने के बाद लोगों ने कॉलोनी में रहने को घर नहीं दिया। निक्सन ने लिखा था कि आदमी हारने से ख़त्म नहीं होता, नहीं लड़ने से ख़त्म हो जाता है। हमें तो ज़िंदगी में लड़ना है। कभी कभी हम इख्तिदार में होते हैं, कभी अपोजिशन में होते हैं, ये चलता रहता है। जो ज़्यादा अपोजिशन में रहते हैं वो इख्तिदार में जाकर भी अपोजिशन जैसा बर्ताव करते हैं। ज़्यादा इख्तिदार में रहने वाले अपोजिशन में रहकर भी बरसर इख्तिदार जैसे ही बिहेव करते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है। राजकारण, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। सोशल सर्विस इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पर आजकल हमारे सौभाग्य से बोलो, दुर्भाग्य से बोलो, किसी को दोष देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, हम पॉलिटिक्स का अर्थ केवल सत्ता कारण समझते हैं। राजनीति का अर्थ है लोक राजनीति, बृहत्तर राजनीति, धर्म नीति, और स्वाभाविक रूप से इसका जो अर्थ है जो विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। पर्स एंड पर्सन, व्यक्ति और संपत्ति, इसमें व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, इसमें विचारधारा, फिलॉसफी श्रेष्ठ है। हम ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हम मंत्री बने, हम केवल इसलिए नहीं आए कि हमको पुलिस वाले सैल्यूट मारते रहे। हम इसलिए आए कि हम देश के भाग्य को बदलना चाहते हैं। हम देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से जनता को मुक्ति देना चाहते हैं। एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ सर्विस के फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, जो जो ऐसे फील्ड है जिसमें से समाज का कल्याण हो सकता है, उसमें हमें परिवर्तन करना है। जो अपेक्षाएं गुलाब जी ने और आदरणीय जोशी जी ने व्यक्त की है वो यही है, एक वाक्य में, कि उनका कहना यही है कि हमें गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। पक्ष अलग अलग हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात को मैं अक्सर याद रखता हूं कि बोलते मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभिन्नता हो सकती है पर मनभेद नहीं हो सकते। विचारधारा से दूसरे के विचारधाराओं का सम्मान करना, यह लोकतंत्र का आस्था है, आत्मा है। अलग अलगता में एकता, यही हमारी विशेषता। हमारे विचार अलग। भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई शहरों में सैलाब के हालात बन गए हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर राजकोट और जामनगर में हुआ। बादल फटने से राजकोट में पिछले 24 घंटों में 7 इंच और जामनगर में 10 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे कई इलाकों में 10 फीट तक पानी भर गया है। जूनागढ़ में भी 6 इंच बारिश हुई। इससे सोनरख और कालवा नदियों में सैलाब आ गया है। इससे निचले इलाकों के कई घर डूब गए हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मदद के लिए दूसरे ज़िलों से भी टीमों को बुलाया जा रहा है। 3 गांव ऐसे हैं जहां सैलाब से सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। जामनगर के निचले इलाकों में हालात तशवीशनाक हो चुके हैं। लोग जान बचाने के लिए छतों पर डेरा डाले हुए हैं।
एनडीआरएफ की टीम उन्हें बचाने में जुटी है। शहर के कालावड में रेस्क्यू कर 31 लोगों को बचाया गया। एनडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें अब तक 230 से ज़्यादा लोगों को निकाल चुकी हैं। रियासत के नए वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने पीर के रोज़ दोपहर को अपने ओहदे का हलफ लिया था। हालांकि ओहदा का हलफ लेने से पहले ही भूपेंद्र पटेल एक्शन में आ गए। उन्होंने जामनगर इंतजामिया से सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत की, साथ ही पानी से घिरे लोगों को जल्द महफूज जगह पहुंचाने के लिए कहा। અમે દરિયામાં ઊભા છીએ. આગળ છટો ને યાર. ભાઈ આગળ છટ યાર. उत्तर प्रदेश में खवातीन के खिलाफ जराइम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इटावा में 2 बहनों के साथ इज्तिमाई अस्मत दरी के वाक़े ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जराइम पेशों ने न सिर्फ इज्तिमाई अस्मत दरी की बल्कि दोनों बहनों की बेरहमी से पिटाई भी की। पुलिस ने इस ताल्लुक से 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में इतवार की शब एक लेडी थाने से लौट रही थी। 2 बहनों को मुबैना तौर पर 3 लोगों ने अगवा कर लिया और एक सुनसान जगह ले जाकर दोनों से इज्तिमाई अस्मत दरी की। इस दौरान जराइम पेशों ने दोनों की बेरहमी से पिटाई की। इतवार के वाक़े में शामिल 3 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बहनों ने 3 मुलजिमीन के खिलाफ इटावा ज़िले के सैफी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। एक और खबर आपको हम सुनाते हैं कर्नाटका से। कर्नाटक कांग्रेस के अहम कायदीन ने पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस सिलेंडर और रोज़ाना इस्तेमाल की जाने वाली घरेलू सामानों की कीमतों में इजाफे को लेकर बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत की नाकामी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पीर के रोज़ कई कांग्रेस कायदीन बैलगाड़ी पर असेंबली के लिए निकल पड़े। कांग्रेस कायदीन की ये पॉलिसी कर्नाटका असेंबली इजलास के पहले ही दिन बरसरे इख्तिदार बीजेपी को घेरने के लिए बनाई गई थी। मैसूर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इख्तिदार में आने और बेलगावी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में पहली बार ज़बरदस्त जीत दर्ज करने के बाद बरसरे इख्तिदार पार्टी नए वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई की क़यादत में पुरजोश है। रियासत में कोविड मैनेजमेंट ने भी भगवा पार्टी के जज्बात को उरूज बख्शा है। हालांकि कांग्रेस कायदीन की बैलगाड़ी के जरिए एहतजाज दर्ज करने से असेंबली इजलास के पहले ही दिन बीजेपी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इससे कबल डीके शिव कुमार ने कहा था कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत घरेलू सामानों की बढ़ती हुई कीमतों को कम नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में कई एहतजाजी मुजाहरों के बावजूद अपने फैसले पर बज़िद है। साउथ दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी इलाके में पीर के रोज़ 5 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे के नीचे दबे 2 बच्चों समेत 3 लोगों को निकाल लिया गया। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने का अंदेशा है। एनडीआरएफ और मकामी इंतजामिया की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पुलिस टीम और फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां भी मौके पर हैं। इस मकाम वाक़या पर मौजूद लोगों ने बताया कि बिल्डिंग गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी थी। मलबे में कई गाड़ियां भी दब गई हैं। दिल्ली के एक सरकारी महकमे के ओहदेदार ने बताया कि उनके डिपार्टमेंट ने 11:50 पर इस वाक़े के सिलसिले में फ़ोन कॉल रिसीव किया था। इत्तला मिलते ही 7 मुलाजिमीन को रवाना कर दिया गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर हादसे पर अफसोस का इजहार किया। इससे पहले दिल्ली के नरेला इलाके में इतवार को भी एक इमारत ढह गई थी। हालांकि इस हादसे में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ था। लेकिन भैया आपने प्लीज देखो भैया देखो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 4-5 बंदों की जान खतरे के अंदर है। भाई साहब कुछ लोग दबे हुए हैं क्या? 8-10 है। ये कब की घटना है?
तमिलनाडु असेंबली में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट खत्म करने का बिल पीर के रोज पास हो गया। अब रियासत में एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन 12वीं के मार्क्स की बुनियाद पर होंगे। बीजेपी को छोड़कर तमिलनाडु की किसी भी पार्टी ने इस बिल की मुखालिफत नहीं की। वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने बिल पेश होने से पहले ही अपोजिशन पार्टियों से तजवीज़ को सपोर्ट करने की अपील की थी। रियासत में बीजेपी की साथ की जो पार्टी है एआईएडीएमके और पीएमके ने भी बिल का सपोर्ट किया। इससे पहले जब एआईएडीएमके पावर में थी तब भी ऐसा बिल पास किया गया था, लेकिन सदर जमहूरिया ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। மருத்துவ படிப்பில் உள்ள பலதரப்பட்ட சமூக பிரதிநிதித்துவத்தை நீட் தேர்வானது குறைத்துள்ளது என்று தெரிவித்திருக்கிறது. குறிப்பாக அரசு பள்ளியினுடைய மாணவர்கள் பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் 2.5 லட்சத்திற்கும் குறைவாக கொண்டுள்ளவர்கள், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், பட்டியலினத்தவர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் போன்ற பிரிவுகளைச் சார்ந்த வசதி குறைந்தவர்கள் இதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். மேலும் எம்பிபிஎஸ் மாணவர்களின் தகுதி அல்லது தரத்தின நீட் தேர்வு உறுதி செய்வதாக। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,73,000 नए मामले सामने आए। 4,03,000 मुतासिरीन ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 5,913 मरीजों की इसके चलते मौत हो गई। बीते दिन सबसे ज़्यादा 35,450 मामले अमेरिका में दर्ज किए गए। इसके बाद 31,374 मामलों के साथ हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर रहा। वहीं कोरोना इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा 788 अमवात रशिया में हुई। चीन में फुजियान इलाके में कोरोना का नया हॉटस्पॉट ये बनकर उभर आए। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने एक बयान में कहा कि फुजियान में 20 नए मामले आए हैं, जबकि पुतियान में 19 और कंजाओ में 1 मामला रजिस्टर किया गया है। इसके साथ ही एक एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना अलामत वाला एक केस कंफर्म हुआ है। इतवार के रोज़ चीन में कोरोना इन्फेक्शन के 46 नए मामले दर्ज किए गए थे। कुल मिलाकर चीन में अब तक 95,199 लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जिससे 4,636 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस में मुसलसिल चौथे दिन कमी दर्ज की गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 27,254 केसेस सामने आए हैं और इसी अरसे में अमवात की तादाद भी काफ़ी कम दर्ज की गई। मुल्क में इतवार को 53,38,945 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 74 करोड़, जो कि आंकड़ा आज शाम तक 75 करोड़ हो चुका है, इतने अफराद को कोरोना के टीके लग चुके हैं। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 219 अफराद की मौत हुई, जो कि गुज़िश्ता कई दिनों के मुकाबले में काफ़ी कम है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 4,42,874 हो गई है। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का कवरेज पीर के रोज़ 75 करोड़ के पार हो गया। वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। आज़ादी के 75वें साल में मुल्क ने 75 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक मुल्क में 42% से ज़्यादा आबादी को पहला डोज लग चुका है। 13% से ज़्यादा लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन की तेज़ रफ्तार की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तारीफ की। उसने बधाई देते हुए कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ 13 दिन में 65 करोड़ से 75 करोड़ तक पहुंच गया, यानी हिंदुस्तान ने पिछले 13 दिनों में ही 10 करोड़ डोज लगाए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस हफ्ते हिंदुस्तान के स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। इसका प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। इससे हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को फ़ायदा मिलेगा। WHO का अप्रूवल ना मिलने की वजह से अब तक कोवैक्सीन लेने वाले लोग बैरूनी मुल्क का दौरा या सफ़र नहीं कर पा रहे थे। मंजूरी मिलने के बाद इसे वैक्सीन पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी वैक्सीन को आसानी से दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर पाएगी। भारत बायोटेक ने अप्रूवल के लिए WHO जिनोवा में एप्लीकेशन दी थी। कोवैक्सीन को अब तक 13 मुल्कों में मंजूरी मिल चुकी है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने मिलकर बनाया है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद कंपनी ने दावा किया था कि वैक्सीन की क्लिनिकल एफिकेसी 78% है, यानी ये कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में 78% इफेक्टिव है। अच्छी बात यह है कि जिन ट्रायल्स में वैक्सीन लगाई गई थी उनमें से किसी में भी कोई संगीन अलामात या साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखे।
यानी संगीन अलामत को रोकने के मामले में इसकी इफेक्टिवनेस 100% है। कोवैक्सीन बनाने में मदद आईसीएमआर का दावा है कि वैक्सीन सभी तरह के वेरिएंट्स पर कारगर है, यानी न सिर्फ यूके, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीकी वेरिएंट्स पर बल्कि हिंदुस्तान के 10 से ज़्यादा रियासतों में सामने आए डबल म्यूटेंट वेरिएंट्स पर भी यह असरदार साबित हुई है। जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उन्हें कोविड होने पर मौत का खतरा 10 गुना ज़्यादा तक है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सीडीसी ने अपनी वीकली रिपोर्ट में दावा किया है। सीडीसी ने 3 स्टडीज़ के जरिए ये जोर दिया है कि कोरोना से होने वाली अमवात को रोकना है तो कोविड की वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। सीडीसी ने अपनी वीकली रिपोर्ट मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी में वैक्सीन के असर को बताने वाली 3 अलग अलग रिसर्च शामिल की हैं। मौजूदा हालात में कोविड की सभी वैक्सीन हॉस्पिटल में भर्ती होने और मौत का खतरा घटाती है, डेल्टा के मामले में भी। इसे समझने के लिए सीडीसी ने कोविड के 6 लाख मामलों की स्टडी की है। इसमें वैक्सीन लेने के बाद 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों और कोरोना से मरने वालों का डेटा शामिल किया गया। ये सभी मरीज अमेरिका के 13 रियासतों से थे जो 4 अप्रैल और 17 जुलाई के बीच कोविड से मुतासिर हुए थे। रिपोर्ट कहती है कि मिड जून से मिड जुलाई के बीच जब डेल्टा वेरिएंट्स ने दूसरे स्ट्रेन के साथ इन्फेक्शन फैलाना शुरू किया तो इसे रोकने में वैक्सीन का असर 90% से घटकर 80% तक पहुंच गया। इस दौरान मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती होने और मौत के मामले को रोकने में वैक्सीन के असर में कमी नहीं आई। इमोरी यूनिवर्सिटी के वायरस एक्सपर्ट मेहुल सुतार कहते हैं कि इन्फेक्शन को रोकने में वैक्सीन का 80% तक का असरदार होना अच्छी बात है। फिलहाल मौजूद वैक्सीन तेजी से इन्फेक्शन फैलाने वाले वेरिएंट्स से भी हिफाजत देती है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 12,000 से ज़्यादा लोग वायरल फीवर से मुतासिर हैं। ये जानकारी रियासत के महकमे सेहत के अफसरान ने दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में ज़िले में 4 मजीद अमवात हुई हैं, जिससे महलूकीन की तादाद बढ़कर 114 हो गई है। उनमें 88 बच्चे शामिल हैं। रुके हुए पानी को बाहर निकालने और बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए वसी फॉगिंग और घर घर सर्वे के बावजूद अमवात का सिलसिला जारी है। इतवार को इलाज की अदम दस्तियाबी में अपने 5 साल के बेटे से महरूम हो जाने वाली दहाड़ी मजदूर वीरपाल ने मीडिया को बताया कि शहर के एक निजी अस्पताल ने इलाज शुरू करने के लिए 30,000 रुपये एडवांस मांगे थे। मजदूर का कहना है कि मैंने उनसे इलाज शुरू करने और मुझसे पैसे का इंतजाम के लिए कुछ वक्त देने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में अपने बच्चे को फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां स्टाफ ने उनके बच्चे को बेड दस्तियाब ना होने के सबब दाखिल करने से इनकार कर दिया। फिर उसे आगरा ले जाने के लिए एक निजी टैक्सी का इंतजाम किया गया, लेकिन रास्ते में ही उस लड़की की मौत हो गई। ऐसे बहुत से मामलात हैं जहां लापरवाही की वजह से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर ऑस्कर फर्नांडिस का आज तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। 80 साल ऑस्कर का इलाज गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से कर्नाटक के मंगलुरु में वाक़ एक अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने आज आखिरी सांस ली। रवा साल के शुरू में योगा करते हुए उन्हें चोट लगी थी। इसके बाद से उनकी तबीयत लगातार ख़राब रहने लगी। ऑस्कर फर्नांडिस के इंतकाल की खबर मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन ने ताज़ियती पैगाम भेजा है। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के घर से तालिबान ने करीब 47 करोड़ 96 लाख रुपए यानी 65 लाख डॉलर और 18 सोने की ईंटें मिलने का दावा किया है। तालिबान के मुताबिक पंजशीर पर उसके कब्जे के बाद उसके लड़ाकों ने सालेह के ठिकाने पर कब्जा कर लिया। तालिबानी लड़ाकों ने एक वीडियो जारी कर इसकी तस्दीक की है। ये वीडियो तालिबान के सपोर्टर एक अकाउंट से वायरल भी किए जा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि 4-5 तालिबानी लड़ाके घर में घुसे हुए हैं। यहाँ इन लोगों ने घर की तलाशी ली। तलाशी में कई सारे बैग बिखरे पड़े हैं। कुछ बैग से डॉलर की गड्डियाँ और सोने की ईंटें भरी हुई हैं। इससे पहले तालिबानी अमरुल्लाह सालेह के घर तक पहुँच गए थे। उन्होंने सालेह की लाइब्रेरी में बैठकर तस्वीर भी जारी की थी। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे को करीब 1 महीना हो चुका है। 15 अगस्त 2021 के तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान किया था। अब 1 महीना बीतने के बाद अफगानिस्तान में पहली कमर्शियल फ़्लाइट लैंड हुई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन पीर के रोज़ हामिद करज़ाई यानी जो फ़िलहाल काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है उस पर लैंड हुआ। एक रिपोर्टर ने भी इस फ़्लाइट में सवारी की थी। उन्होंने बताया कि फ़्लाइट में सिर्फ 10 मुसाफिर थे। इसमें मुसाफिरीन से ज़्यादा स्टाफ
मुसाफिरी से ज़्यादा स्टाफ की तादाद थी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।